हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 4 जून 2020 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड होगा डिफरेंट न्यूज पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का न्यू डिस्कशन। तो सबसे पहला न्यूज यहाँ पे है कि की एग्रीकल्चर रिफॉर्म क्लियर्ड फार्मर्स फ्रीड फ्रॉम मंडी। तो पहले एक अमेंडमेंट एक्ट था, मतलब कि सॉरी एक एक्ट था, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का एक्ट था। इसके तहत क्या था कि कोई भी किसान जो है उनको एक रिक्वायर्ड मंडी में ही बेचना पड़ता था। ठीक है, उसके लिए एक अलग से एपीएमसी एक एक्ट था। ठीक है, इसके तहत किसानों को अपना सामान जो मंडी में बेचना पड़ता था, उसमें अब रेगुलेशन किया गया, उसको मतलब अमेंडमेंट किया गया है। और कुछ क्रॉप्स के लिए, सारे क्रॉप्स के लिए नहीं, अभी भी उसी तरह का रहेगा, लेकिन कुछ क्रॉप जैसे अनाज हो गया, दाल हो गया, ओनियन हो गया, पोटैटो हो गया, ये सब जो है मतलब कि अब अपना प्रोड्यूस कहीं भी बेच सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे भी अपना वो प्रोड्यूस बेच सकते हैं। ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे एक ये नाम है ना, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। उसके अलावा कहीं भी आप वो सामान अपना बेच सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अब किसान को फ्री कर दिया गया है। पहले इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट था 1955 का, उसके तहत किसान बाध्य थे कि उनको एक रिक्वायर्ड मंडी में ही सामान बेचना पड़ता था। ठीक है, तो एक इतने सामान के लिए तो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में इसके अलावा बहुत सारे सामान आते हैं, जैसे उसमें आता है ड्रग्स, आता है ड्रग्स यानी जितने भी मेडिसिन हम लोग यूज़ करते हैं। उसके अलावा फर्टिलाइजर, पल्सेज, एडिबल ऑयल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और पेट्रोल, ये सब भी आता था उसमें इसेंशियल कमोडिटी में। लेकिन अनाज, दाल और ओनियन, पोटैटो के लिए रेगुलेशन मतलब कि अमेंडमेंट किया गया है। तो अमेंडमेंट आखिर हुआ कैसे है? तो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के थ्रू हुआ है। ठीक है, ऑर्डिनेंस के थ्रू हुआ है। तो ऑर्डिनेंस कल अप्रूव किया गया है कैबिनेट के द्वारा। तो ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। आर्टिकल 1, 2, 3 में ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ऑर्डिनेंस जारी करने का कंडीशन क्या है कि लोकसभा या राज्यसभा में से कोई एक भी जो है सेशन में नहीं होना चाहिए। मान लीजिए लोकसभा सेशन में राज्यसभा नहीं है, या लोकसभा नहीं तो राज्यसभा नहीं है, या फिर दोनों सेशन में नहीं है। तो अभी जो था दोनों सेशन में नहीं था, तो इस केस के कारण राष्ट्रपति के द्वारा ऑर्डिनेंस इशू करवाया गया है। राष्ट्रपति जो कैबिनेट के डिसीजन के आधार पर, मतलब कैबिनेट के सलाह के आधार पर ऑर्डिनेंस इशू करते हैं। और इशू करने का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 1, 2, 3 है। और ऑर्डिनेंस जैसे कल इशू हुआ है, तो मैक्सिमम इसका लाइफ 6 महीने होगा। इसका मैक्सिमम 6 मंथ होगा, मतलब 6 मंथ के लिए पावर रहेगा। यदि 6 महीने से आगे कानून को जो है सरकार बढ़ाना चाहती है, तो क्या करना पड़ेगा इसको? 6 महीने के अंदर जब भी कोई बिल आए, मतलब कि जब भी कोई सेशन चालू होगा, ठीक है, मान लीजिए कि 6 महीने जिस दिन पूरा होने वाला उस दिन भी सेशन आदि चालू हो जाए, तो जिस दिन भी सेशन चालू होगा उस दिन इसको मतलब उसके बाद से इसको बिल के रूप में पेश करना पड़ेगा। बिल को फिर एक्ट बनाना पड़ेगा। नॉर्मल प्रोसेस है, जैसे बिल जैसे लोकसभा से पास, फिर राज्यसभा से पास, फिर प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर होकर के तब ऑर्डिनेंस जो है अमेंडमेंट एक्ट में बदल जाता है। ठीक है, तो अभी जो ये बना है सिर्फ 6 महीने के लिए है। इसको पहले बिल लाकर पास कराना पड़ेगा, तभी परमानेंट हो जाएगा। अरे बिल नहीं आता तो 6 महीने के बाद ऐसा प्रोविजन अपने आप लैप्स हो जाएगा और पुराना प्रोविजन फिर से चालू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक मतलब कि एक ऑर्डिनेंस का मैक्सिमम लाइफ होता है 6 मंथ प्लस 6 वीक। 6 मंथ प्लस 6 वीक। क्यों? क्योंकि जब भी कोई सेशन जब चालू हो जाता है, तो जिस दिन सेशन चालू हो उससे 6 वीक तक ही ऑर्डिनेंस का लाइफ होता है। ठीक है, मतलब जिस दिन सेशन चालू हो, मान लीजिए कि 1 महीने बाद ही, जैसे अभी ऑर्डिनेंस पास हुआ है कल, 1 महीने के बाद ही सेशन चालू हो जाए, तो जिस दिन सेशन चालू हो उससे 6 वीक तक ही इसका लाइफ रहेगा। ठीक है, मतलब कि इस ऑर्डिनेंस का लाइफ हो जाएगा 1 मंथ और 6 वीक। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम लाइफ कितना होता है? 6 महीना प्लस 6 सप्ताह, 6 मंथ प्लस 6 वीक। ठीक है, 6 महीना और 6 सप्ताह इसका जो है मैक्सिमम पावर रहता है ऑर्डिनेंस का। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है पोचिंग फॉर मीटअप ड्यूरिंग द लॉकडाउन रिपोर्ट। तो मीट के लिए जो है बहुत ज़्यादा पोचिंग हुआ है। जैसे नॉर्मली जो पोचिंग होता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए होता है, बिजनेस करने के लिए होता है। ठीक है, लेकिन ये लॉकडाउन के पीरियड में जो पोचिंग हुआ, शिकार हुआ है, वो मेनली जो है मीट के लिए हुआ है। यहाँ पे एक स्टडी के द्वारा इसको पता चला है, ऐसा एक रिपोर्ट के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं कि देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द रिपोर्टेड पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन विच इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एनी जियोग्राफिकल रीजन। मतलब कोई ऐसा कोई खास स्टेट में नहीं हुआ है, मतलब कि सारे स्टेट में पोचिंग का प्रोसेस हुआ है। मतलब कि पोचिंग जो है सारे स्टेट में हुआ है। और करने का मेन रीजन क्या था? तो खाने के लिए जो है मीट प्रोवाइड कराना हर किसी को। द स्टडी हैज कैरिड आउट WWF इंडिया, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो ऑफ इंडिया का है, मतलब वाइल्ड लाइफ फंड जो है इंडिया का, ठीक है, उसके द्वारा है इसको, इस स्टडी को कराया गया है। और उसमें यही पाया गया है कि पोचिंग जो था मेनली मीट पर्पस से हुआ था, न कि ट्रेड पर्पस से। ठीक है, और न और स्टॉक पाइलिंग के लिए भी नहीं हुआ था। स्टॉक पाइलिंग मतलब कि फ्यूचर ट्रेड के लिए उसको जमा करके रखना किसी तरीके से, तो ये सब भी नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे मेंशन किया कि सेवरल इंडेंजर्ड इंडियन गैजल्स, इंडियन गैजल को बोला था चिंकारा आता है इन प्रोटेक्टेड स्पीसीज अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और इसको भी पोस्ट किया गया राजस्थान में। और चिंकारा पोचिंग रैकेट वाज बुस्टेड इन जैसलमेर, द रिपोर्ट पॉइंटेड आउट। पेंगोलिन डिस्पाइट बीइंग लिंक्ड टू द कोविड-19 क्राइसिस वे टारगेटेड बाय पोचर्स इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। तो पेंगोलिन से ही ऐसा माना जाता है कि चमगादड़ से जो कोरोना वायरस था पेंगोलिन पे गया, और पेंगोलिन आदमी खाया, तो उसी पेंगोलिन जो वही पेंगोलिन जो है हम लोग के अंदर चला गया, इसलिए कोरोना वायरस आदमी में फैल चुका है।
तो इतना जानने के बावजूद भी लोग पेंगुलिन का पोचिंग किया और उसको खाए हैं, मतलब कि खाने के लिए मारे हैं तो खाए ही होंगे। उसके अलावा लाइव पेंगुलिन्स एंड देयर स्केल्स वर सीन इन उत्तराखंड, तो उत्तराखंड, कर्नाटक, उड़ीसा वाले रीजन में पेंगुलिन को काफ़ी ज़्यादा मारा गया है वहाँ पे। उसके बाद फिर देखा बिग कैट के बीच में देखा तो 9 लेपर्ड्स वर रिपोर्टेड टू हैव बीन किल्ड अमंगस्ट 4 इन द प्री लॉकडाउन पीरियड, इन ऑल 222 पीपल वेयर 222 पीपल वर अरेस्टेड इन पोचिंग रिलेटेड केसेज। ठीक है, तो 222 लोगों को अरेस्ट किया था पोचिंग रिलेटेड केसेज में। 85 जो पहले से मतलब कि पहले के मुकाबले 85 ज़्यादा अरेस्ट हुआ था, मतलब कि पहले 140 से अरेस्ट होते थे इतने पीरियड में, अब 222, मतलब पोचिंग का संख्या जो है बढ़ गया है। ठीक है, और खास करके स्मॉल मैमल्स का और ज़्यादा बढ़ गया है, वही यहाँ पे दिखाता है इस रिपोर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट 4 किल्ड साइक्लोन निसर्ग एट महाराष्ट्र कोस्ट ब्लोज ओवर, तो महाराष्ट्र में अभी एक साइक्लोन आया है निसर्ग नाम से। ठीक है, तो ये निसर्ग साइक्लोन जो है उसके कारण से महाराष्ट्र में 4 आदमी का डेथ हो गया है। तो हम लोग साइक्लोन के बारे में देख लेते हैं। तो साइक्लोन एक्चुअली क्या होता है, तो बीच में लो प्रेशर और चारों तरफ हाई प्रेशर का एक एरिया होता है। बीच में लो प्रेशर और चारों तरफ हाई प्रेशर का एक एरिया होता है, उसी को हम लोग साइक्लोन बोलते हैं। साइक्लोन का नेमिंग कैसे किया जाता है, जैसे निसर्ग नाम आखिर इसको कौन दिया, तो इसके नाम करने का एक प्रॉपर पैटर्न है। ठीक है, इसके नाम रखने का एक प्रॉपर पैटर्न है। WMO जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO दुनिया में 6 ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज करता है, दुनिया में 6 ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज करता है नेमिंग करने के लिए। उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन हमारा IMD भी है। IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसका स्थापना हुआ था 1875 में, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर आता है। तो IMD के द्वारा इंडियन ओशन रीजन में जितना भी आता है, इंडियन ओशियन में जितना भी आता है साइक्लोन, मतलब इंडियन ओशन के अंदर अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, उधर इंडोनेशिया तक और इधर अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट की तरफ तक। ठीक है, तो इतने दूर में यदि कोई साइक्लोन आता है तो उसका नेमिंग IMD के द्वारा किया जाता है। तो IMD कैसे करता है, तो इसके लिए एक 8 कंट्री का लिस्ट था, याद रखिएगा, था है नहीं, 8 कंट्री का एक लिस्ट था और 8 कंट्री से बोला गया था कि आप लोग 8 नाम दीजिए। इस तरह से 64 नेम का एक लिस्ट बन गया है ना। तो कंट्री को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखा गया, ऐसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबका नाम को रखा गया इस तरीके से। और जब भी कोई साइक्लोन आता था तो ये सिस्टम 2004 में लागू हुआ था, सितंबर 2004 में लागू हुआ था। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो सबसे पहला उसका फर्स्ट नाम यूज़ किया गया, उसके बाद सेकंड नाम यूज़ किया गया, दूसरे कंट्री का फर्स्ट नाम, तीसरे कंट्री का फर्स्ट नाम, इसी तरीके से 8 कंट्री का जब फर्स्ट नाम कंप्लीट हो गया तो फिर यहाँ से शुरुआत करते थे। पहला जो कंट्री है उसका दूसरा नाम, फिर इसका दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम, ऐसे कुल मिलाकर 64 नेम खत्म हो गया है। अम्फान जो था उस लिस्ट का सबसे लास्ट साइक्लोन था। ठीक है, अम्फान का नाम थाईलैंड के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा, हाल ही में आया था, ये ईस्ट कोस्ट में बे ऑफ बंगाल पे आया था। ठीक है, लेकिन इसका नाम जब बांग्लादेश के द्वारा दिया गया तो पहले 8 कंट्री कौन कौन थे उसके बारे में देख रहे हैं। तो पहले जो 8 कंट्री थे, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, उसके बाद ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, ये 8 कंट्री थे पहले, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। लेकिन अब नया एक फ्रेश लिस्ट बनाया गया जिसमें 13 कंट्री को बुलाया गया और उनसे बुलाया गया आप लोग 13 नाम दीजिए। तो यानी कि इस तरह से 169 नेम का लिस्ट मिला है IMD को। उसी लिस्ट का पहला साइक्लोन का नाम था निसर्ग। ठीक है, तो ये 13 नाम जो है यहाँ पे इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में रखेंगे यदि हम लोग कंट्री को, तो सबसे पहले बांग्लादेश आएगा, उसके बाद इंडिया आएगा, उसके बाद मालदीव्स आएगा, उसके बाद म्यांमार आएगा, है ना, उसके बाद फिर ओमान आएगा, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद कतर, सऊदी अरेबिया, इस तरीके से 13 कंट्री बनेगा। तो बांग्लादेश का जो भी नाम दिया गया इस तरीके से रखा जाएगा, उसका फर्स्ट नाम, सेकंड नाम, थर्ड नाम, फोर्थ नाम, फिफ्थ नाम, इसे 13 नामों से मांगा गया। उसी तरह से इंडिया का 13वां नाम को इस तरीके से रखा जाएगा, उसी तरह से इंडिया के सारे नाम को, मालदीव्स के सारे नाम को, म्यांमार के सारे नाम को। अभी जो साइक्लोन है उसका नाम रखा गया निसर्ग, तो बांग्लादेश का फर्स्ट नाम था। अगला जो साइक्लोन आएगा इंडिया के लिस्ट में जो पहला नाम होगा वो रखा जाएगा, उसके बाद मालदीव्स के लिस्ट में जो पहला नेम होगा वो रखा जाएगा। इस तरीके से जब 13 साइक्लोन फर्स्ट लिस्ट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद सेकंड नाम से चालू करें, तो बांग्लादेश का सेकंड नाम, इंडिया का सेकंड नाम, इस तरीके से हम लोग साइक्लोन का नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो 13 जो है कंट्री के बीच में 13 कंट्री मिलकर के अब साइक्लोन का नेमिंग करते हैं। तो याद रखिएगा निसर्ग के बारे में। और साइक्लोन क्या होता है, बीच में लो प्रेशर, चारों तरफ हाई प्रेशर होता है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होते हैं ये, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है कि सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल दोनों रिटायर होने वाले हैं 30 जून को। ठीक है, 30 जून को दोनों रिटायर होने वाले हैं, लेकिन के वेणुगोपाल जो हमारे अटॉर्नी जनरल उनको भी कंटिन्यू करवाया जा सकता है। तो ऐसा कहा गया है, मतलब कि ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। तो हम लोग अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के बारे में पढ़ लेते हैं। अटॉर्नी जनरल का मेंशन कहाँ किया गया है, अटॉर्नी जनरल सबसे पहली बार इंडिया में 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, जिसके तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। और उसी में एक और बोला गया था कि गवर्नर जनरल को हेल्प करने के लिए एक न्यायिक अधिकारी होगा, है ना, एक जुडिशियल ऑफिसर होगा। ठीक है, एक जुडिशियल ऑफिसर होगा, वही आजकल अटॉर्नी जनरल है। अटॉर्नी जनरल का वर्क लगभग वही है।
तो इसलिए पहली बार अटॉर्नी जनरल हमारे यहाँ 1833 में नियुक्त हुआ था, नाम था लॉर्ड मकाले। ठीक है, लॉर्ड मकाले इंडिया के पहले अटॉर्नी जनरल थे। और आज़ादी के बाद ये देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल का मेंशन है। हालांकि इसका कार्यकाल क्या होगा, योग्यता बस इतना होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, और कुछ नहीं इसमें बताया गया है यहाँ पे आर्टिकल 76 में। और इसका कार्यकाल क्या होगा, कितना पेमेंट मिलेगा, ये सब कुछ केस टू केस बेसिस डिपेंड करता है, मतलब राष्ट्रपति के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका कार्यकाल कितने साल का होगा, इसको कितना पेमेंट मिल पाएगा। ठीक है, तो एक अटॉर्नी जनरल के बारे में याद रखिएगा, इसके एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इसका कार्यकाल या पेमेंट वगैरह कुछ नहीं मेंशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 26 में आता है। और पहली बार अटॉर्नी जनरल 1833 में नियुक्त किए थे, जिसका नाम था लॉर्ड मकाले। उसके बाद हम लोग देखते हैं सॉलिसिटर जनरल के बारे में। तो सॉलिसिटर जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई जिक्र नहीं है, एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है। स्टैट्यूटरी यानी इसके लिए एक एक्ट ला के इस पोस्ट को बनाया गया था। ठीक है, इसका एक फिक्स टेन्यूर होता है 3 साल का, 3 साल का इसका फिक्स टेन्यूर होता है, इसलिए अटॉर्नी जनरल का भी टेन्यूर 3 साल का हो जाता है। मतलब ये कन्वेंशन बन गया पिछले कुछ सालों में कि अटॉर्नी जनरल भी 3 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। हालांकि ऐसा कोई मेंशन कहीं नहीं किया गया, ना कॉन्स्टिट्यूशन में ना कोई एक्ट में। लेकिन सॉलिसिटर जनरल के बारे में एक्ट में मेंशन किया गया है कि मतलब कि जो सॉलिसिटर जनरल हो गया उनका 3 साल का टेन्यूर होगा, इनके बारे में सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया है इस एक्ट में। ठीक है, तो अभी हमारे सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, अभी हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है। अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, और हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो 30 जून को रिटायर होने वाले हैं। ठीक है, तो सॉलिसिटर जनरल का काम क्या होता है, तो अटॉर्नी जनरल का हेल्प करना, अटॉर्नी जनरल को हेल्प करना। फिर सॉलिसिटर जनरल को हेल्प करने के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं भी। ठीक है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं उनको एक सांसद के रूप में हर तरह का पावर होता है, मतलब कि लोकसभा में वो बैठ सकते हैं, राज्यसभा में भी जाकर वो बैठ सकते हैं, डिबेट में भाग ले सकते हैं, उसमें जो कमेटी बनता है उसके मेंबर बन सकते हैं। बस इनको याद रखिए कि वोटिंग नहीं कर सकते, ये वोटिंग वहाँ पे नहीं कर सकते, बल्कि वहाँ पे जाकर बहस वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। उसी तरह से इनको अधिकार है कि इंडिया में जितना कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सारे कोर्ट में जा करके वहाँ पे ऑडियंस के रूप में बैठ सकते हैं, वहाँ पे जा करके ऑडियंस के रूप में बैठ सकते हैं अटॉर्नी जनरल जो हमारे हैं। ठीक है, तो ये था अटॉर्नी जनरल के बारे में सब कुछ। यहाँ पे एक रिसेंटली एक पिटीशन फाइल किया गया था। ठीक है, एक पिटीशन फाइल किया गया था, एक PIL दायर किया गया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, याद रखिएगा PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये कब किया जाता है, मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट में हो, तो उसको PIL दायर किया जाता है। ये मतलब ईमेल से भी कर सकते हैं, चिट्ठी भेज कर सकते हैं, PIL दायर आप कर सकते हैं। ये लिया गया PIL का सिस्टम हमारे यहाँ अमेरिका से लिया गया है, USA से लिया गया है। ठीक है, 2 जज का मतलब जज का नाम याद रखिए, किनके द्वारा PIL इंट्रोड्यूस किया था मेनली, तो PN भगवती, एक याद रखिएगा, PN भगवती के द्वारा PIL इशू मतलब कि इंडिया में लाया गया था। ठीक है, इसमें एक और जज है, यदि आपको पता हो तो नाम बताइए कमेंट सेक्शन में, नहीं तो गूगल कर लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर, है ना। आप भी कुछ लोग मतलब कुछ आप लोग भी कुछ मेहनत करके सर्च कीजिए खुद से। तो PIL जो है पिटीशन, मतलब कि PIL डाला गया था कि आर्टिकल 1 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको अमेंड किया जाए। आर्टिकल 1 में क्या बताया गया कि इंडिया का नाम वहाँ पे बताया कि भारत दैट इज इंडिया, तो वहाँ भारत और इंडिया दोनों वर्ड यूज़ किया गया। ठीक है, तो बोला गया कि इंग्लिश वर्जन को हटा करके सिर्फ और सिर्फ भारत रखा जाए हमारे कंट्री का नाम, ये ऐसा PIL में बोला गया था। तो इस पर जो बेंच, मतलब इस पर एक बेंच गठित किया गया, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज यहाँ पे बैठे, और उसके हेड थे चीफ जस्टिस हमारे शरद अरविंद बोबड़े, हमारे चीफ जस्टिस थे उसमें। और इनके द्वारा कहा गया कि वी कैन नॉट डू डेट, हम लोग ये काम नहीं कर सकते, इंडिया जो ऑलरेडी कॉल्ड भारत इन द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सकते, कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐसा बोला गया कि इंडिया का नाम भारत भी है। तो ठीक है, तो इसमें दिक्कत क्या है, भारत तो है ही, तो ओनली भारत करने से क्या फ़ायदा है। यदि आपको ऐसा करवाना ही है तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाइए, आप लोग, ये पावर पार्लियामेंट को दिया गया है, आप लोग पार्लियामेंट को जाइए, पार्लियामेंट में कंसल्ट कीजिए, और वहाँ पे यदि प्रधानमंत्री बिल लाते हैं, मतलब कि वहाँ पे जो सरकार यदि बिल लाती है तो ला करके चेंज कर सकती है, जो भी उसका नाम चेंज करना है ना। तो ये था इसके बारे में। तो अभी मतलब कि नाम जैसे हैं वैसे ही रहने वाला है, भारत भी रहने वाला और इंडिया भी रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इंडिया टू डिस्कस टाइज विद ऑस्ट्रेलियन फर्स्ट वर्चुअल समिट। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो पहला वर्चुअल समिट होने वाला, वर्चुअल समिट क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई फिजिकली मीट नहीं होने वाला है, यहाँ के ऑफिसर या फिर प्रधानमंत्री वहाँ नहीं जाने वाले, फिर वहाँ के डेलीगेशन यहाँ नहीं आने वाले हैं, दोनों जो है ऑनलाइन मिलेंगे किसी मतलब कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप से। और ऑस्ट्रेलिया जो है ऐसा एक और समिट कर चुका है सिंगापुर के साथ, हालांकि इंडिया जो है पहली बार ऐसा कोई समिट कर रहा है। ठीक है, जब से कोरोना वायरस मतलब वर्चुअल समिट इंडिया पहली बार किसी कंट्री के साथ कर रहा है इस तरीके से। इसके पहले इंडिया जो सार्क कंट्री के साथ वर्चुअल मीटिंग किया था, सार्क कंट्री के साथ मीटिंग किया था। सार्क कंट्री में कौन कौन आते हैं, तो इंडिया है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, याद रखिएगा म्यांमार नहीं, और मालदीव और श्रीलंका, इतने कंट्री आते हैं, 8 कंट्री आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स और श्रीलंका। ठीक है, म्यांमार यहाँ नहीं है, याद रखिए कन्फ्यूजन म्यांमार को लेकर ही होता है। तो सार्क के साथ जो है इस तरह का मीटिंग हुआ था,
और किसी कंट्री के साथ, मतलब कि एक कंट्री के साथ पहली बार इंडिया के द्वारा किया जा रहा है इस तरह। तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम है स्कॉट मॉरिसन। दोनों के बीच में काफ़ी कुछ बात होगा, आज ही होने वाला है, ठीक है, आज ही होने वाला है वर्चुअल समिट। जो भी होगा कल रिपोर्ट में आएगा, तो हम लोग न्यूज़ डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्सेज ऑन प्ली ओवर डिनायल ऑफ ILP टू असम। तो सुप्रीम कोर्ट जो है रिस्पॉन्स किया है मतलब कि असम को ILP चाहिए, ऐसा प्ली दिया गया था गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट उसको डिनाई कर दी कि नहीं, हम लोग असम को ILP नहीं देंगे। तो ILP क्या है हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज ILP, एंड सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग ILP के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट, तो हम लोग इस न्यूज़ से अच्छे से डिस्कस करते हैं कि ILP क्या है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंड टू सेव द ऑपरेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर विच पिटिशनर क्लेम डिप्राइव्ड असम ऑफ पावर टू द इम्प्लीमेंट ऑफ ILP। तो यहाँ पे दो आता है टर्म, एक आता है 6th शेड्यूल स्टेट, 6th शेड्यूल स्टेट, इसमें आता है AMTM, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में मतलब कि ये चारों जो है 6th शेड्यूल वाला स्टेट हैं। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत क्या प्रोविज़न है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये 3 कंट्री से 31 दिसंबर 2014 के पहले, 31 दिसंबर 2014 के पहले यदि हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, सिख, बुद्ध, पारसी, ठीक है, इतने कम्युनिटी के लोग, इतने रिलीजन के लोग यदि इंडिया में आते हैं 31 दिसंबर 2014 के पहले, यदि बिना डॉक्यूमेंट के भी आते हैं, तो उनको जो है इंडिया का सिटीजनशिप दे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको 6 साल ऑलरेडी इंडिया में हो चुका है। और पहले क्या था, नेचुरलाइजेशन से, ये नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा दिया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। नेचुरलाइजेशन से लेने के लिए पहले क्या था कि 11 + 1 साल रहना पड़ता था, ठीक है। एक मतलब 11 साल किसी भी तरीके से, मतलब कि आप इंडिया में आ रहे हैं फिर चले जा रहे हैं, लेकिन 1 साल लास्ट का कंटिन्यू 1 साल इंडिया में ही रहना चाहिए, तब जाकर के इंडिया का कोई सिटीजन बन सकता है बाय नेचुरलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। अब इसको घटा करके 5 + 1 कर दिया गया है, अब इसको घटा के 5 + 1 कर दिया गया है, ठीक है। CAA के तहत सबके लिए 5 + 1 नहीं है, जो CAA के कैटेगरी में आ रहे हैं, मतलब कुछ 6 कम्युनिटी और 3 कंट्री से आ रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो उसको बाद बोला गया कि ILP वाले रीजन में और 6 शेड्यूल वाले रीजन में लागू नहीं होगा, 6 शेड्यूल वाले रीजन में और ILP वाले रीजन में लागू नहीं हुआ। तो 6 शेड्यूल के बारे में तो हम लोग काफ़ी बार डिस्कस किए हैं कि AMTM 4 स्टेट हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और यहाँ पे लागू नहीं होगा। तो ILP कहाँ कहाँ है? तो ILP पहले 3 स्टेट में था। ILP जो है पहले 3 स्टेट में था। कौन कौन स्टेट में था? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। तो देखिए मिजोरम दोनों में है, AMTM वाले में भी है ना, और ILP वाले में भी है। तो अभी जो है मणिपुर को दे दिया गया ILP। मणिपुर इस पर कुछ मतलब कि विरोध किया CAA के बारे में कि हम लोग के यहाँ भी कोई यदि आया गया तो हम लोग उसको रहने नहीं देंगे, मतलब कि हम लोग को भी कुछ स्पेशल पावर दिया जाए, जिस तरह से 6 शेड्यूल को दिया गया है, ठीक है। तो मणिपुर को भी ILP दे दिया गया। तो अब 4 स्टेट के पास ILP हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। इस तरीके से असम जो है 6 शेड्यूल में आता है, लेकिन देखिए 6 शेड्यूल में पूरा स्टेट नहीं आता। मान लीजिए इतना बड़ा स्टेट है तो 6 शेड्यूल पूरा नहीं आता, उसका एक छोटा सा हिस्सा 6 शेड्यूल में, मतलब सारे स्टेट में, ऐसा नहीं कि पूरा मिजोरम 6 शेड्यूल के अंदर आता है। गवर्नर के द्वारा तय किया जाता है कि कौन सा एरिया 6 शेड्यूल में आएगा। चाहे तो पूरे स्टेट को 6 शेड्यूल एरिया घोषित कर सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन असम का या फिर हर एक स्टेट का कुछ हिस्सा ही 6 शेड्यूल के अंदर आता है, ठीक है। तो ILP का कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आया था पहले हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट ड्रॉन बाय कॉलोनियल रूलर, तो अंग्रेजों के ज़माने से ही आया था। ILP क्या सेपरेट करता है? ट्राइबल पॉपुलेशन इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द प्लेन। तो प्लेन एरिया को ट्राइबल पॉपुलेशन से अलग करता है। ILP का ओरिजिन कहाँ है? तो हम अभी डिस्कस किया, ILP अभी 4 स्टेट में, अभी जो है 4 स्टेट में आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में। मणिपुर को हाल में ही मिला है 4 स्टेट में। इसका कॉन्सेप्ट आया था बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873। तो 1873 का एक एक्ट है, 1873 का एक एक्ट है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873, उसी के तहत ILP आया है। तो ILP है क्या? तो यदि आप इन 4 स्टेट में जाना चाहते हैं, इन 4 स्टेट में यदि आप जाना चाहते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में, तो आपको पहले यहाँ के गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। तो एक तरह से बोल सकते हैं एक तरह का इंटरनल वीज़ा है, एक तरह ये इंटरनल वीज़ा कि अपने देश के अंदर भी जाना चाहते हैं, फिर भी वहाँ के गवर्नर से हम लोग को लेना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ के गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये पॉलिसी आखिर लाया क्यों गया था? तो क्योंकि बहुत सारे, जब अंग्रेज के मतलब इंग्लैंड के अंग्रेज के यहाँ शासन था 1873 में, तो अंग्रेज के शासन में टी प्लांटेशन के लिए बहुत सारे लोगों को, मजदूरों को लेकर जाया जा रहा था असम वाले एरिया में, मतलब कि 6 शेड्यूल वाले जो भी आप लोग देख रहे हैं मतलब ILP वाला एरिया, वहाँ पर टी प्लांटेशन के लिए मेनली इंडिया के और बाकी हिस्सों से, खास करके प्लेन इलाकों से बहुत सारे मजदूरों को वहाँ लेकर जाया जा रहा था, जिसके कारण से वहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो रहा था, मतलब वहाँ ट्राइबल लोग रहते हैं, ठीक है, और इधर से जाकर लोग रहने लगे थे।
तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ILP लाया गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडियन गवर्नमेंट रिप्लेस्ड ब्रिटिश सब्जेक्ट विद सिटीजन ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे बताया गया था कि जो ब्रिटिश सब्जेक्ट है उसको पहले परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे ब्रिटिश सब्जेक्ट बोला गया था सिटीजन के लिए। आप देख सकते हैं ब्रिटिश सब्जेक्ट वहाँ पे बोला गया। तो ILP में जो ओरिजिनल वर्ड यूज किया गया है, जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 का, वहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है कि ब्रिटिश सब्जेक्ट को परमिशन लेना पड़ेगा। तो ब्रिटिश सब्जेक्ट मतलब कि जो ब्रिटिश सिटीजन था उस समय, मतलब कि जो इंडियन सिटीजन था, जो ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया का सिटीजन था, मतलब इंडियन सिटीजन ही था, आप समझ लीजिए। तो आज़ादी के बाद जो है इसको रिप्लेस करके ब्रिटिश सिटीजन को, ब्रिटिश सब्जेक्ट को रिप्लेस करके सिटीजन ऑफ इंडिया किया गया। 2013 में राज्यसभा में बताया गया था, मिनिस्ट्री टोल्ड राज्यसभा द मेन एम ऑफ ILP सिस्टम टू प्रिवेंट सेटलमेंट ऑफ अदर इंडियन नेशनलिस्ट इन द स्टेट वेयर ILP रिजाइम इज प्रिविलेंट। तो मेन ILP का मेन प्रोविजन अब क्या रह गया कि वहाँ पे जाकर के दूसरे ऐसे एरिया से लोग बसे ना, ताकि वहाँ का डेमोग्राफिक जो चेंज है वो, मतलब डेमोग्राफी जो है चेंज ना हो, वहाँ का जो डेमोग्राफिक कंट्रीब्यूशन है वो चेंज ना हो, ठीक है। वहाँ के ट्राइबल पॉपुलेशन ही रहे, ये इसका मेन टारगेट है। यदि आप वहाँ पे जाना चाहते हैं तो आपको लेना पड़ेगा ILP, है ना। कौन से स्टेट में? तो अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में, ठीक है। तो CAA से ही कैसे कनेक्टेड है? तो जैसा कि हम आपको बताएं कि CAA में जो है सबको सिटीजनशिप मिल रहा है, लेकिन आप इंडिया में कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन 6 शेड्यूल वाले एरिया में और ILP वाले एरिया में आप नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। व्हाट इज अ पिटीशन? पिटीशन क्या है? तो द इन्फ्लुएंशियल असम जातीयवादी युवा छात्र परिषद, ठीक है, AJYP, और एक और है अतासू, ऑल इंडिया अहोम ऑल ताई अहोम स्टूडेंट यूनियन। ये दोनों पिटीशन किया था सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट के ऑर्डर के खिलाफ, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के खिलाफ, मतलब कि CAA एक्ट के खिलाफ, ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग को भी जो है 6 शेड्यूल में रखा जाए। नथिंग दैट ओरिजिनल बी एफ आर इंक्लूड देन असम डिस्ट्रिक्ट ऑफ कामरूप, दरांग, नागांव एंड सिवसार, लखीमपुर। तो बताया जा रहा है कि ये सब जो डिस्ट्रिक्ट है ये सब को 6 शेड्यूल में ऐड किया जाए, सॉरी मतलब ILP में ऐड किया जाए कम से कम, यहाँ पे बताया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको मना कर दिया गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको मना कर दिया गया। कहा क्या गया कि द पिटीशन इट साउट अ स्टे ऑन द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर विच द सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट ग्रांट। पिटीशन में बोला गया था कि जो प्रेसिडेंट का ऑर्डर है उस पर स्टे लगाया जाए, मतलब प्रेसिडेंट का ऑर्डर अभी लागू नहीं किया जाए। स्टे लगाना मतलब प्रेसिडेंट का ऑर्डर को अभी लागू नहीं किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट इसको मना कर दिया कि नहीं, प्रेसिडेंट का ऑर्डर जैसे लागू होगा द कोर्ट विल बी हैव टू हियर व्हाट द अदर साइड हैज टू से ऑन द मैटर। तो कोर्ट पहले गवर्नमेंट को सुनेगा कि आखिर गवर्नमेंट का क्या कहना है, असम को ILP क्यों नहीं दिया जा सकता। इट विल हियर द मैटर अगेन इन 2 वीक। तो 2 सप्ताह के बाद फिर इस पर सुनवाई होगा, ठीक है। लेकिन अभी जो है प्रेसिडेंट का ऑर्डर को स्टे करने से मना कर दिया गया है। मतलब ILP यदि असम को मिलेगा कि नहीं ये अभी पूछा जाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार से पूछेगा सुप्रीम कोर्ट, फिर बाद में फैसला देगा, ठीक है, ILP क्यों नहीं मिला और मिलना चाहिए कि नहीं। तो हम लोग यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब और कैसे कैसे हुआ था। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का बात चलता है इंडिया में 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसी के तहत 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित हो, यह ध्यान दीजिएगा। कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित होता है, जुडिशियल एरिया जो था वो एरिया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा। उतने देर के लिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था कलकत्ता में। उसके बाद 1800 में, 1800 में मद्रास में सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ। ये सब सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता था। मद्रास में सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ। 1823 में बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ, ठीक है। उसके बाद आया 1857, जहाँ पे हुआ क्रांति, है ना, हुआ रेवोल्यूशन। उस रिवोल्यूशन के बाद जो 1858 में इंडिया डायरेक्टली चल गया ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो 1861 में एक एक्ट आया जिसको बोलते हैं हाई कोर्ट एक्ट। 1861 में एक एक्ट आया हाई कोर्ट एक्ट। तो हाई कोर्ट एक्ट के तहत क्या कहा गया कि जो जो सुप्रीम कोर्ट का नाम तुम लोग रख दिया है कि बंगाल में सुप्रीम कोर्ट, मद्रास में सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट, ये हटाओ और 1800 सबको हाई कोर्ट बनाओ। मतलब सबका नाम बदल के हाई कोर्ट कर दिया गया। तो मतलब कि जो बंगाल में स्टेब्लिश हुआ था सुप्रीम कोर्ट के रूप में, वो हाई कोर्ट बन गया। और इसके अलावा जहाँ हाई कोर्ट नहीं था, जैसे अभी हम लोग 3 ही जगह देखा ना कि बंगाल में था, मद्रास में था और बॉम्बे में था, तो ब्रिटिश टेरिटरी तब काफ़ी बड़ा हो चुका था। तो इलाहाबाद में एक हाई कोर्ट स्थापित किया गया, और भी कई जगह स्थापित किया गया, पटना में स्थापित किया गया, देश के और भी कई जो में रीजन में हाई कोर्ट एक्ट 1831 के तहत स्थापित किया गया। तो अभी तक तो ऐसे ही चल रहा था, सब जगह हाई कोर्ट था और यही मैक्सिमम कोर्ट ऑफ अपील हुआ करता था। मतलब कि हाई कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट नहीं है जहाँ पे आप अपील कर सकते हैं। उसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ पे आया फेडरलिज्म, ठीक है। फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट इंडिया में आया कि सारे स्टेट को मिला करके एक फेडरल ऑफ इंडिया बनाया जाए, और उसके तहत स्थापित किया गया नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हालांकि उसका नाम उस समय फेडरल कोर्ट था। तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसके तहत 1937 में, उसके तहत 1937 में, ठीक है, इस एक्ट के तहत 1937 में फेडरल कोर्ट स्थापित किया गया। आई थिंक अक्टूबर का महीना था, अक्टूबर 1937 में सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश किया गया न्यू दिल्ली में। और इसका अपील किया जा सकता था लंदन में, इस फेडरल कोर्ट का अपील किया जा सकता था लंदन में। लेकिन आज़ादी के बाद 28 जनवरी 1950 को
आज़ादी संविधान होने के 2 दिन बाद, संविधान लागू होने के 2 दिन बाद न्यू दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया। तो जो फेडरल कोर्ट था उसी का नाम बदल करके सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया, ठीक है। और इसका आपको मैक्सिमम मतलब कि मैक्सिमम अपील ऑफ कोर्ट है, इसका अपील आप कहीं नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का मेंशन हमारे संविधान के पार्ट 5 में आता है, पार्ट 5 में आता है, आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में डील किया गया है, ठीक है, 124 से 127 तक। और देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनली 1+7 जज थे, 1+7 जज मतलब 1 चीफ जस्टिस और 7 अदर जस्टिस। अभी देखा जाए तो 1+33 जस्टिस हैं, अभी 1+33 हैं, यानी 34 जस्टिस हैं। जस्टिस का नंबर डिसाइड किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा टाइम टू टाइम पे, ठीक है। तो मतलब समय समय पे पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि जज का नंबर कितना होगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का प्रिंसिपल सीटिंग तो न्यू दिल्ली में है, दिल्ली में बैठती है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज चाहे CJI यदि चाहे तो प्रेसिडेंट के साथ कंसल्ट करके, प्रेसिडेंट से मिल करके दिल्ली के अलावा भी कहीं भी सुप्रीम कोर्ट को और मतलब कि चलाया जा सकता है, उसका किसी केस का हियरिंग वगैरह किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ILP के बारे में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, ठीक है। आगे चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। इंडिया अमंग 10 नेशन सेट टू फेस USTR प्रो फॉर टैक्सिंग डिजिटल सर्विस कंपनी। तो अभी क्या हुआ, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझिए। फ्रांस के द्वारा गाफा टैक्स लाया गया था। गाफा टैक्स क्या होता है? तो गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजॉन, ठीक है। गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजॉन, ये 4 जो कंपनी हैं, बड़े बड़ी कंपनियां, इनके ऊपर टैक्स लगाया गया था, जिसको इन शॉर्ट डिजिटल टैक्स बोला गया। डिजिटल सर्विस कंपनी पे जो टैक्स लगाया तो डिजिटल टैक्स बोला गया अमेरिका में। तो USTR एक संस्था है, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, वहाँ का एक संस्था है जो इस सब बातों को डील करता है कि अमेरिका की कंपनी को कहाँ कहाँ कितना टैक्स लगाया जा रहा है, ठीक है। तो इंडिया के द्वारा भी ऐसा मेंशन किया है कि हम भी अब डिजिटल टैक्स लगाने वाले, मतलब फेसबुक जो इनकम करती है इंडिया में, एप्पल जो इनकम कर रही है, गूगल जो इनकम कर रही है, हम लोग सर्च करते हैं कुछ गूगल पे तो गूगल को इनकम होता है ना उससे, तो उस पर टैक्स लगाया जाए, ठीक है। तो इसी को जो है मतलब इंडिया भी टैक्स लगाने वाला है। तो वही बताया जाए, इंडिया अमंग 10 नेशन टू सेट टू फेस USTR प्रो। तो USTR जो इंडिया गवर्नमेंट से बात करने वाला है इसके रिगार्डिंग कि आप टैक्स नहीं लगा सकते, या फिर प्रेशर बनाने वाला है, जो भी वो अपना बात रखना चाहता है। तो 10 देशों को चुना है जहाँ पे बात रखना चाहता है, क्योंकि फ्रांस के देखा देखी सारे स्टेट लगभग अब इस तरह के टैक्स लाने लगे थे, ठीक है। तो अभी लाया नहीं गया है, इंडिया में लाया जाने वाला है, इसीलिए US अभी से ही सतर्क हो गया है, ठीक है। और इस न्यूज़ में बस इतना ही, मतलब कि इस न्यूज़ से बस इतना कॉन्टेक्स्ट याद रखिए कि गाफा टैक्स जो है फ्रांस का था, इसका फुल फॉर्म था गूगल, अमेजन, फेसबुक और एप्पल, गाफा टैक्स। और इंडिया भी इस तरीके का कोई टैक्स लाने वाला था जिसका विरोध किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है MSME के बारे में। तो MSME के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे बताया गया, पहले MSME का डिफिनीशन जो था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, MSME का डिफिनीशन चेंज किया गया था लगभग 15 दिन पहले, जब आत्मनिर्भर भारत अभियान चालू किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। तो पहले जो है MSME का डिफिनीशन था, MSME तो पहले 3 कैटेगरी में बांटते हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। तो पहले जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए, ऐसा इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चर का काम करता था, यदि इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम है तो उसको माइक्रो बोलते थे, इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से कम है तो उसको मीडियम बोलते थे, और इन्वेस्टमेंट यदि 10 करोड़ से कम है तो उसको मीडियम बोलते थे। मतलब 25 लाख से कम है तो माइक्रो, 5 करोड़ से कम है तो स्मॉल, और 10 करोड़ से कम है तो मीडियम। उसी तरह सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख से कम वाले को माइक्रो बोलते थे, 2 करोड़ से कम वाले को स्मॉल बोलते थे, और 5 करोड़ से कम वाले को मीडियम बोलते थे। तो पहले जो सर्विस सेक्टर के लिए अलग डिफिनीशन था और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अलग डिफिनीशन था। क्या था? 25 लाख से कम है तो माइक्रो, 5 करोड़ से कम है तो स्मॉल, और 10 करोड़ से कम है तो मीडियम। उसी तरीके से 10 लाख से कम है तो माइक्रो सर्विस सेक्टर में, 2 करोड़ से कम है तो स्मॉल, और 5 करोड़ से कम है तो मीडियम। लेकिन अब क्या किया गया, सर्विस और मीडियम दोनों को एक ही में मिला दिया गया। मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इंडस्ट्री रहे आप या फिर सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्री रहे, आपको सेम फुटिंग देना पड़ेगा, मतलब कि एक तरह से तौला जाएगा सबको। लेकिन यहाँ पे एक और नया किया गया, नया कुछ प्रयास किया गया, टर्नओवर के ऊपर बांटा गया। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो भी था इन्वेस्टमेंट के आधार पर था, अब इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों देखा गया। इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ के अंदर यदि आपका है, ठीक है, तब आप माइक्रो हैं, 10 करोड़ के अंदर इन्वेस्टमेंट है तब स्मॉल है, 20 करोड़ के अंदर इन्वेस्टमेंट है तो मीडियम है। पर ये कब किया गया था? करीब 15 दिन पहले ये किया गया था, 15 डेज अहेड, ठीक है, अगो। 5 करोड़ के यदि टर्नओवर आपका है तो माइक्रो है, 50 करोड़ का टर्नओवर स्मॉल है, और 100 करोड़ का टर्नओवर है तो आप मीडियम है, ठीक है। तो टर्नओवर मतलब क्या होता है कि आप कितने का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, साल भर में आप कितने का खरीद बिक्री कर रहे हैं, तो इसको टर्नओवर काउंट किया जाता है। हालांकि इस टर्नओवर में विदेशी जो फॉरेन कंट्री के साथ जो सामान का बिक्री होता है उसको काउंट नहीं किया जा सकता। मतलब कि कोई यदि कंपनी है उसका टर्नओवर 350 करोड़ का है, लेकिन 250 करोड़ जो है वो विदेश में बेच रही है, तो इंडिया में कितना बेच रही है? 100 करोड़, ठीक है, तब वो मीडियम में काउंट होगा। मान लीजिए किसी का 300 करोड़ का था और उसका 280 करोड़ जो है विदेश में बिक रहा है, तो उसका इंडिया में उसका टर्नओवर 20 करोड़ ही है, तो 20 करोड़ का टर्नओवर यानी कि स्मॉल में काउंट होगा, ना कि मीडियम में काउंट होगा, ठीक है।
तो विदेश का टर्नओवर इसमें काउंट नहीं किया जाता है। लेकिन इसके डिफिनेशन में फिर से कल एक चेंज लाया गया है छोटा सा, ठीक है। पहले इस डिफिनेशन को आप देख लीजिए क्या था इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के आधार पे। अब नया चेंज जो आया है उसके बारे में यहाँ पे देखिए। अब क्या रखा गया, इसको माइक्रो और स्मॉल में सेम रखा गया। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि माइक्रो में क्या है 1 करोड़ 10 करोड़, तो यहाँ भी वही है 1 करोड़ 10 करोड़, लेकिन वहाँ जो 25 करोड़ था उसको यहाँ 50 करोड़ कर दिया गया। जैसे आप देख सकते हैं नया वाला डिफिनेशन में वहाँ जो 20 करोड़ था उसके यहाँ 50 करोड़ कर दिया गया, जो 100 करोड़ था उसको 250 करोड़ कर दिया गया, ठीक है। जैसे आप देखिए माइक्रो 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट तो स्मॉल, और पहले था 20 करोड़ उसको बढ़ा के 50 करोड़ कर दिया गया, ठीक है। वही टर्नओवर देखा जाए तो 5 और 50 ये ऑलरेडी मतलब कि नया वाला डिफिनेशन जो था वही चेंज बस यहाँ किया गया है, 20 को 50 किया गया और 100 को 250 किया गया, ठीक है। यहाँ जो आप देख रहे हैं इस 20 को 50 किया गया है और जो 100 है यहाँ पे, ये जो 100 है इसको 250 कर दिया गया, ठीक है। तो आखिर ये डिफिनेशन चेंज करने से क्या होगा, तो जैसे आप कई बार सुने होंगे एमएसएमई में हर कोई क्यों आना चाहता है, हर कंपनी चाहता है कि हम एमएसएमई के अंदर ही रहें। इससे क्या फ़ायदा होता है कि कंपनी को सस्ता लोन मिलता है, एमएसएमई वाले कंपनी को सस्ता लोन मिलता है, चीप लोन मिलता है। उसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसा टेंडर लाया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसा टेंडर लाया जाता है उसमें बोला जाता है कि सिर्फ एमएसएमई कंपनी ही पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब छोटी कंपनियां ही पार्टिसिपेट करेंगे। उसके अलावा एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता है, मतलब जो बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस हो गया या फिर और भी जो बड़ा कंपनी इंडिया में है, उसको बोला जाता है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट का एक परसेंटेज हिस्सा, कुछ परसेंटेज हिस्सा हर किसी को बांटा गया है कि आपके अपने इन्वेस्टमेंट का इतना परसेंट एमएसएमई से लेना है, यानी कि आप जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं आपको एमएसएमई से लेना है, ठीक है। आपके रॉ मटेरियल का इतना परसेंट एमएसएमई से लेना है, यानी एमएसएमई एक तरह से आरक्षण बोल सकते हैं, कंपनी के सेक्टर में एक तरह से रिजर्वेशन है, ठीक है। इसलिए हर कंपनी चाहता है कि हम एमएसएमई के सेक्टर में आए। तो अभी जैसे यहाँ पे बढ़ाया गया इन्वेस्टमेंट को, मान लीजिए कि अभी जो है 21 करोड़ का कोई कंपनी था जिसका इन्वेस्टमेंट 21 करोड़ था, तो अभी तो मीडियम से ऊपर में आता, ठीक है, मीडियम से ऊपर में आता है ना। लेकिन अब क्या होगा 50 करोड़ तक को इसमें रख दिया गया है, तो अभी मीडियम के अंदर आएगा, तो मतलब एमएसएमई के अंदर चला आया, तब उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा क्योंकि उसको आरक्षण मिल गया, ठीक है। इस तरीके से तो आज का न्यूज़ डिस्कशन में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।